आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर 1 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 2। इसके बाद चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर 1 में आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिट 1 के अंदर एक ही चैप्टर है हमारा, वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म। तो चलिए इसको चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर मुझसे आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। इस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, द नेशनलिस्ट अप्रोच। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इससे पहले की वीडियो थी उसके अंदर हमने करा था कि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका उदय कहाँ से हुआ। और इसके बाद हमने स्टार्ट करा था कि जो नेशनलिज्म के अप्रोचेज़ है वो क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए, 4 अप्रोचेज़ जो भारत के दृष्टिकोण से देखी जाती है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की जो 4 दृष्टिकोण है वो भारत के नज़रिए से देखा जाता है, वो 4 थे। पहला मैंने आपको बताया था इम्पीरियलिस्ट अप्रोच थी। दूसरा हमारा है द नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच होता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इसको डिस्कस करेंगे और बाकी की जो 2 बचेगी उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इम्पीरियलिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को वो जाके जरूर देखें, तभी आप इस वीडियो को लिंक कर पाएंगे इस सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द नेशनलिस्ट जो अप्रोच है उसे कहते हैं राष्ट्रवादी अप्रोच, यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तो राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है, इसको जो स्टार्ट किया था, जो जिसको अर्लियर जो इसको इस फेज को जो स्टार्ट किया गया था, इसको डिस्क्राइब किया था SN बनर्जी ने, लाला लाजपत राय ने, AC मजमूदार ने, RG प्रधान और पत्ताबी सीतारमैया ने। ये जो लोग थे, इनके द्वारा इसका फर्स्ट फेज जो कह सकते हो आप, वो स्टार्ट किया गया था। और इसको जो बाद में नेशनलिस्ट अप्रोच को बाद में जो इसको मोटिवेट किया गया है, कह सकते हैं इसको आगे जो बढ़ाया गया, उनको बढ़ाया BR नड्डा ने। BR नंदा, कमलेश त्रिपाठी और विशेश्वर प्रसाद, इन तीनों ने इसको लेटर ये कह सकते हो कि बाद में इसको प्रमोट किया। देखिए, जो राष्ट्रवादी अप्रोच है, जो नेशनलिस्ट अप्रोच जो है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, वो हमें क्या बताता है। वो कहते हैं जो ब्रिटिशर थे, यानी जो भारत से भारत को आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल के आसपास शासन किया था। तो इसी दौरान ये सारी अप्रोचेज जो हैं वो देखी जाती है। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया। इन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स, आप ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी ने जो शासन किया था इंडिया पे, भारत पे, उसको हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम उनको ब्लेम करते हैं। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, यानी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, उसको बैकवर्ड कर दिया, कहीं ना कहीं उसको ये लगा लो धकेल दिया पीछे की तरफ, जिसकी वजह से जो भारत का विकास था वो रुक गया। भारत के अंदर औद्योगिक विकास और कृषि का जो विकास था वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स का शासन जो था वो काफ़ी खराब था, जिसकी वजह से जो इंडियन आर्थिक स्थिति, इंडिया की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हुई। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वहाँ पर औद्योगिक और एग्रीकल्चर का विकास जो है वो नहीं हो पाया। इसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं कि जब जो राष्ट्रवादी जो अप्रोच है वो कैसे पनपी लोगों की, वो उन्होंने कहा कि जो लोग थे, ठीक है, वो चाहते थे कि लिबर्टी, उन्हें आज़ादी मिले। ठीक है, उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगा था कि वो किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के बंधक बन गए हैं, किस प्रकार से उनके जो रूल रेगुलेशन है वो उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जागरूक होने लगे और उन्हें फील होने लगा कि हमें हमारी लिबर्टी चाहिए। तो इस लिबर्टी वाले जो कंसेप्ट था ये लोगों में डेवलप होने लगा। इसके आधार पर लोगों को ये महसूस होने लगा कि हमें अपना एक अलग जो है नेशन चाहिए, हमें अपना एक अलग राष्ट्र जो है बनाना होगा। तो इस अप्रोच के साथ जो लोगों का जो बेसिक जुड़ाव था वो कहीं ना कहीं फैलता गया। लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए और जिस प्रकार से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, यानी जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसने काम किया लोगों को जोड़ने का। इसकी वजह से लोग यूनाइटेड हो गए, यानी उनके अंदर एकता आ गई, वो एक दूसरे से जुड़ना जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो कॉलोनियल जो रूल थे, जो औपनिवेशिक रूल थे, जो ब्रिटिशर्स के रूल थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के ट्रेडिशनल को, यानी उनके रहन सहन के तरीके को, उनके कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, वैल्यूज़ को, इन सभी चीज़ों को चोट पहुंचाते थे। और जो लोगों का गुस्सा था टुवर्ड्स द कॉलोनियल रूल, यानी जो लोगों का गुस्सा था ब्रिटिशर्स के लिए, इन सभी ने एक फाउंडेशन का काम किया। इन सभी ने एक फाउंडेशन का काम किया अपना एक सेपरेट नेशन बनाने के लिए, एक शांति प्रिय नेशन नेशन बनाने के लिए, शांति प्रिय राष्ट्र बनाने के लिए।
तो इस तरह से ये अप्रोच फली फूली, और इस अप्रोच से कह सकते हो इस अप्रोच ने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया था इंडिया को आज़ादी दिलाने में। और इस अप्रोच को आप कह सकते हो कि इस अप्रोच से ये अप्रोच लोगों तक पहुंचा, आम लोगों तक पहुंचा, और इस अप्रोच से आम लोग जो थे वो जुड़े, जिससे इंडिया को जो है आज़ादी मिल पाई थी। तो राष्ट्रवादी अप्रोच, ये कह सकते हो राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण रहा, उसने कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। यही कह सकते हो कि इसने लोगों को जोड़ा, जिसकी वजह से भारत जो है वो आज़ाद हो पाया था। इसके बाद देखिए तीसरी अप्रोच की हम बात करें तो तीसरी अप्रोच आती है हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट जो हमारी अप्रोच है, इसको हम कहते हैं, ये कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स इसके जन्मदाता थे। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को जो है इम्प्लीमेंट किया था। ये कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स की ये देन थी मार्क्सिस्ट अप्रोच जो थी, इसलिए इसका नाम भी मार्क्सिस्ट अप्रोच रखा गया था। देखिए मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है वो क्या कहते थे, स्टार्टिंग में आपको करता हूँ जो कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो एक राष्ट्र है, वो दूसरे राष्ट्र को यदि परेशान करता है या दूसरे राष्ट्र का विरोध करता है, वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहा है, या भविष्य में वो अपने लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रहा है। और सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो इसका कहने का ये मतलब था कि यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए हम वो गड्ढा खोद रहे होते हैं। इनका कहने का मतलब यही था। मार्क्सिस्ट जो अप्रोच थी, इसने इंपीरियलिस्ट अप्रोच का विरोध किया था, उसका क्रिटिसाइज किया था, यानी साम्राज्यवाद विरोध का इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की। इन्होंने कहा जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच है वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो बड़े लोगों तक ही सीमित था। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए था, पूंजीपतियों को फायदा जो है वो पहुंचाने के लिए था। और पूंजीपति लोग कौन थे उस समय, जो उच्च वर्ग के लोग थे, यानी साहूकार, जमींदार, ये सभी उच्च वर्ग के लोग थे। इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये इंपीरियलिस्ट अप्रोच जो है वो डेवलप हुई थी, जिसका फायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स ने उठाया था और उच्च वर्ग के लोगों ने उठाया था। इसलिए मार्क्सिस्ट अप्रोच ने इसका क्रिटिसाइज किया, इसका ये कह सकते हो कि इसका विरोध किया। इन द बिगिनिंग दिस अप्रोच वाज फॉरवर्डेड, यानी कि जो स्टार्टिंग जो कहते हैं इसकी करी गई थी, वो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, ये इन दो लोगों के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था, इस अप्रोच को। और फर्दर फॉर्मेटेड बाय, इसको जो आगे बढ़ाया बाद में, वो बढ़ाया रजनी पाल्म दत्ता ने और ए आर देसाई ने। बाद में इसको भारत में इन्होंने आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू दिस, मार्क्स सोसाइटीज वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास रादर देन नेशनलिटीज। इनका कहना यह था कि जो भारतीय समाज था, वो भारतीय समाज ना राष्ट्रीयता के आधार पर डिवाइड ना होके क्लास के आधार पर डिवाइड था, यानी वो अलग अलग जाति और वर्गों में डिवाइड कर दिया गया था, ना कि राष्ट्रीयता के आधार पर। देखिए राष्ट्रीयता के आधार पर अगर नेशन बनता है तो उसमें एक राष्ट्रीयता होती है, और एक राष्ट्रीयता यदि बनती है किसी राष्ट्र की, तो उसमें यूनिटी जो होती है वो अद्भुत होती है। लेकिन भारत में उस समय क्या था, उन्हें अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं बन पा रही थी। इनका कहना यह था, ही कंसिडर्ड नेशनलिज्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोर्जियस इंटरेस्ट। और इन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है पूंजीपतियों का। यानी इनका कहना ये था कि जो राष्ट्रवाद जो है वो बेसिकली अंडर काम कर रहा है, किसके, पूंजीपतियों के अंडर काम कर रहा है। पूंजीपति कौन होते थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें कहते हैं पूंजीपति। ये कहते थे कि उनके द्वारा जो है ये सब चीजें चलाई जा रही है। मार्क्सिस्ट बिलीव ओनली इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हिस्ट्री, रिलीजियस डज नॉट प्ले एनी रोल, ही डब्ड रिलीजियस द ओपियम ऑफ द रोल। और इन्होंने ये कहा, देखिए आर्थिक कारण जो होता है, आर्थिक कारण ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है कि हिस्ट्री चेंज करने के लिए, इतिहास को यदि हमें बदलना है, तो उसका जो महत्वपूर्ण रीजन रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक फैक्टर है, आर्थिक कारण है। और इन्होंने ये कहा कि जो धर्म है, वो धर्म जो है वो एक ये कह सकते हो नशे के तौर पे काम करता है लोगों के लिए। इसके अलावा इनका धर्म जो है वो कोई, ये कहते हैं कि धर्म ने ऐसा कोई फायदा नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने धर्म को नाम दिया ओपियम। ओपियम होता है, अफीम को बोलते हैं ओपियम। तो कहते हैं कि धर्म जो है वो अफीम की तरह काम करता है लोगों के लिए। और इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने एक थ्योरी दी। इनकी थ्योरी का कहना था, इनके सिद्धांत का जो कहना था, कि जिस प्रकार से वर्कर फाइट करता है, यानी एक जो मजदूर है वो दिन में जब निकलता है काम करने के लिए, तो उसे पता होता है कि जब वो काम करेगा तभी वो दो रोटी के पैसे कमा पाएगा। तो उन्होंने कहा जैसे वर्कर फाइट करता है अपने उसमें, अपने जीवन से लड़ने के लिए, इसी तरह से फाइट करनी होगी, तभी हम हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और तभी हम अपना जो एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी
कि किस प्रकार से हम पूंजीवाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से हमें कैपिटलिज्म को नुकसान पहुंचाना है, उसके लिए हमें एक वर्कर की तरह काम करना होगा। ठीक है, तो इनकी थ्योरी का ये कहना था। मार्क्सिस्ट अप्रोच बिलीव दैट कॉलोनिज्म ट्रांसफर इंडियन सोसाइटी वेरियस मोड ऑफ प्रोडक्शन। और इन्होंने ये कहा, देखिए जो इनका कहना ये था कि जो पूंजीपति लोग थे, पूंजीपति जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इंडिया को चला रहे थे। जो भी प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था, जो भी उत्पादन इंडिया में हो रहा था, वो सिर्फ पूंजीपतियों के द्वारा या पूंजीपतियों के लिए ही हो रहा था। कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका ही इस चीज़ का फायदा उठा रहा था, जिसकी वजह से देश की जो आर्थिक स्थिति वो खराब होती चली जा रही थी। और इन्होंने ये कहा जो इंडिया ने उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन सब का विस्तार जो किया, ठीक है, इन सब का जो विस्तार हुआ वो एक्चुअल में विस्तार सिर्फ पूंजीपति लोगों के द्वारा ही किया गया था। और इसलिए किया गया था जिससे कि ब्रिटिशर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। कहीं ना कहीं जो विदेशी जो लोग थे उनने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, ना कि भारत के आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा। तो इन्होंने इस अप्रोच को इस तरीके से डिफाइन किया। अब बात करते हैं हम सब अल्टरन अप्रोच की। देखिए सब अल्टरन अप्रोच हमारी लास्ट अप्रोच है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सब अल्टरन अप्रोच हमें क्या बताता है। इस अप्रोच ने हमें ये बताया, या ये कह सकते हैं इस अप्रोच ने फर्स्ट टाइम लोअर क्लास पर फोकस किया। यानी इसने निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों के बारे में बताया था, किस प्रकार से उस समय उस समाज में ये जो लोअर वर्ग, या कह सकते हो द एलाइट और द सबऑर्डिनेट जो लोग थे वो किस प्रकार से रह रहे थे, जिसकी वजह से समाज पे प्रभाव पड़ रहा था। तो इन्होंने लोअर क्लास जो सोसाइटी थी उसके ऊपर प्रभाव डाला अपना। और इस अप्रोच को जो इसके जो प्रोपोनेंट्स थे इस अप्रोच के, वो स्टार्टिंग में ये रहे थे रंजीत गुहा और ज्ञान पांडे। इनके द्वारा इस अप्रोच को जो है वो बताया गया था। इन्होंने कहा देखिए जो समाज है वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, एक है द एलाइट ग्रुप और दूसरा है द सबऑर्डिनेट। एलाइट जो द एलाइट ग्रुप जो है वो है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग, ठीक है, और द सबऑर्डिनेट जो है वो है निम्न वर्ग। अब उच्च वर्ग में कौन कौन है, जो साहूकार लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं और जो सरकार है, वो है द एलाइट। और जो निम्न वर्ग है, जो आम लोग है, जो आम जनता है, जो आम वर्कर है, उनको रखा इन्होंने द सबऑर्डिनेट में। जिनको उस समय कास्ट सिस्टम भी था, तो कास्ट सिस्टम की वजह से भी उनको सबऑर्डिनेट वर्ग के अंदर जो है रखा गया था। तो इन्होंने क्या बताया कि जो जो इलाइट वर्ग था, जो इलाइट जो वर्ग था, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं इनका कहना ये था कि जो इलाइट वर्ग था वो कहीं ना कहीं हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। यानी वही जो वर्ग था वो वही कंज्यूमर थे, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले यानी उत्पाद करने वाले वही थे, नॉलेज प्राप्त करने वाले वही थे, रूल बनाने वाले भी वही थे। यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी थी वो था द इलाइट वर्ग। और जो लोअर क्लास सोसाइटी थी, जो सबऑर्डिनेट जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ये अपने अंडर रखते थे। ठीक है, जो जस्टिस जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे वो इन निम्न वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाते थे। और इसके अंदर कौन थे, वर्कर्स थे, लेबर थी, ठीक है, आउटकास्टेस थे, यानी जो दूसरी कास्टें जो होती हैं वो थी, माइग्रेंट्स लोग थे, ठीक है, ट्राइबल्स थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स होते हैं वो लोग थे, अनटचेबल यानी छुआछूत। ये सब चीज़ें आपने कास्ट सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें कास्ट वर्ग के अंदर जो आती थी वो सब के। तो इनको सबऑर्डिनेट वर्ग के अंदर रखा गया था, जिसका शोषण किया जा रहा था किसके द्वारा, इलाइट वर्ग के द्वारा, यानी उच्च वर्ग के द्वारा इनका शोषण जो है वो किया जाता था। दे वर्क्स अंडर द इलाइट क्लास। और ये जो काम करते थे, जो जो सबऑर्डिनेट के अंदर जो आते थे लोग, ये इलाइट वर्ग के नीचे जो है काम करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग का शोषण करते थे। ठीक है, तो जो सबअल्टरन स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे इसके, उन्होंने कहा देखिए जो जो ग्रोथ नहीं हुई, जो राष्ट्र की ग्रोथ ना हो पाई, जिसकी वजह से ये कह सकते हो कि राष्ट्र कहीं ना कहीं पिछड़ गया या आर्थिक स्थिति जो खराब हुई, उसको इन्होंने ब्लेम किया इलाइट वर्ग को, यानी उच्च वर्ग को इन्होंने ब्लेम किया। यानी उच्च वर्ग के द्वारा जो है जो शोषण किया गया, उसकी वजह से राष्ट्र जो है वो पिछड़ गया, जिससे आज़ादी मिलने में भी कहीं ना कहीं जो है देरी हुई। दे बिलीव दैट नेशन पीपल आर नेवर यूनाइटेड अगेंस्ट द एंटी इम्पीरियलिस्ट। इसकी वजह से इन्होंने कहा जो लोग थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए, एकता स्थापित नहीं हो पाई, और वो एंटी इम्पीरियलिस्ट जो है इसके खिलाफ वो खड़े ही नहीं हो पाए कभी भी, क्योंकि उच्च वर्ग ने निम्न वर्ग का हमेशा ही शोषण किया था। स्ट्रगल एंड देयर वाज नो एनी एंटायर अ नेशन नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट। और इसकी वजह से जो नेशनल मूवमेंट था उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, और राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो आगे जो है वो बढ़ नहीं पाया था।
देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो अप्रोच है, ये सब अल्टरन जो अप्रोच है, ये हमें बताती है कि जो सरकार, साहूकार और जमींदार, ये जो लोग थे, ये अलग तरीके के लीडर बने हुए थे अपने आप में। ये नेशनल लीडर नहीं थे, ये राष्ट्रीय लीडर नहीं थे, ये सिर्फ अपने आप को लीडर मानते थे। लेकिन ये करते क्या थे, ये सिर्फ अपने सेल्फ मोटिव के लिए, यानी सेल्फ अपने जो इसके इनके मोटिव्स थे, इनको पूरा करने के लिए ये आगे आते थे, जिसकी वजह से जो है लोगों को नुकसान हुआ। और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप था, यानी कि जो गरीबों का या कह सकते हो छुआछूत या निम्न वर्ग का जो ग्रुप था, वो विक्टिम था। उसको जो है इन्होंने इनका शोषण किया था। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सब अल्टरन जो अप्रोच है हमारी, ये बताती है कि किस प्रकार से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दो वर्गों के आधार पर जब समाज बट गया, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया को नुकसान इस चीज़ का पहुंचा। अब देखिए 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, 20वीं सेंचुरी में एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है, जो इसको सिरे से नकार देता है और इसके खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाता है। वो कौन थे, वो थे अंबेडकर जी। अंबेडकर ने इसके खिलाफ जो है अपने बिल्कुल खड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अधिकारों को प्राप्त करना होगा, और जो इलाइट वर्ग है उसे ये एहसास दिलाना होगा कि सबऑर्डिनेट वर्ग जो है, जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है, उसके अधिकारों को उनका शोषण वो किस प्रकार से बंद करे, और उनका किस प्रकार से उन्हें समाज के अंदर इक्वालिटी मिले, समानता मिले, जो उनके सिविल राइट्स थे, ठीक है, नागरिकों के जो अधिकार थे वो उन्हें किस प्रकार से मिले। इसके खिलाफ जो है 20वीं शताब्दी में अंबेडकर ने आंदोलन किए, और अंबेडकर ने कहीं ना कहीं इसके खिलाफ सफलता भी प्राप्त कर ली थी। तो ये हमारी तीन अप्रोचेस थी जिस प्रकार से जो चली। इसके बाद हम बात करते हैं मेरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद की जो क्या उसके गुण हैं, क्या उसकी मेरिट्स है, क्या उसके, या कह सकते हो क्या उसके फायदे पहुंचते हैं एक देश को, ये आप मान सकते हो, विशेषताएं क्या है, ठीक है, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की विशेषताएं। तो देखिए नेशनलिज्म की एक खास विशेषता है कि वो प्रमोट करता है इंटरनेशनलिज्म को, यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो वो काम करता ही है, इसके साथ साथ वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो लोगों को जोड़ने में कामयाबी हासिल करता है, और कहीं ना कहीं अपना प्रसार और प्रसार प्रसार करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए ये लोगों को एकता में बांधता है, एक सूत्र में बांधता है। जब लोग अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति उनका ये व्यवहार आता है कि हमारा राष्ट्र सर्वप्रिय है, ठीक है, अपने नेशन के प्रति जो उनका व्यवहार होता है वो ऐसा हो जाता है कि मदरलैंड का जो उनका प्यार होता है वो भरकर आता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ देता है, उनको एकता में ले आता है, और उनको वो ये सिखाता है कि जो तुम्हारी गवर्नमेंट है अगर वो तानाशाही कर रही है तो आप उसके खिलाफ, उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोई उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि उसके खिलाफ कैसे हमें खड़ा होना है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का ये मेरिट है बहुत बड़ा। इट प्रमोट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गिव्स बर्थ टू डेमोक्रेट, और ये सभ्यता को बढ़ावा देता है, अपनी सभ्यता अपने संस्कृति को बढ़ावा देता है, और डेमोक्रेट को ये बर्थ देता है, यानी लोकतंत्र को ये जन्म देता है, और सेकुलर आइडियाज को ये जन्म देता है। सेकुलर आइडियाज होता है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता को ये जन्म देता है, यानी लोगों के अंदर अगर अलग अलग धर्म को अपनाने की उनकी इच्छाएं हैं तो इसको ये इस ऐसे ये आइडियाज को देता है। इट प्रमोट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड, और आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को ये बढ़ावा देता है राष्ट्रवाद। थ्रो नेशनलिज्म कास्ट एंड क्लास डिवीजन वेनिश, और जो इसके अंदर कास्ट क्लास का जो डिवीजन होता है, यानी कास्ट, जाति और वर्ग का जो खेल होता है, उसको ये खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किस प्रकार से समाज में आपको पता है कास्ट एंड क्लास फैला हुआ है, किस प्रकार से उसका डिवीजन किया जाता है, तो ये इन सब चीज़ों को खत्म करने में राष्ट्रवाद अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। द टाइड ऑफ इम्पीरियलिज्म, देखिए इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म, इनको चेक करना है, इनको चेक करने के लिए किस प्रकार से ये समाज में ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको चेक भी राष्ट्रीयता के द्वारा ही जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्टेट एंड मेक पीपल लॉयल, ये लोगों जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है, उसका स्तर ठीक करता है, और लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति जो है लॉयल बनाता है। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है राष्ट्रवादी का। इट क्रिएट्स अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर हेल्दी कंपटीशन एंड कंट्री ऑन द पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड मॉडर्निटी, देखिए ये
जो नेशन है, जो राष्ट्र है, उसमें एक हेल्दी फर्टाइल ग्राउंड, यानी ये कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि को जन्म देता है, जिसमें ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो अपने राष्ट्र के लिए मर मिट जाए। तो ऐसे लोगों को पैदा करता है, हेल्दी कंपटीशन कराता है, और जो राष्ट्र का जो रास्ता होता है, यानी एक राष्ट्र का जो रास्ता है उसमें प्रोस्पेरिटी, खुशहाली लाने के लिए और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता लाने के लिए कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या कह सकते हैं ये सभी मेरिट्स थे इसके, नेशनलिज्म के, राष्ट्रवाद के, ये सभी मेरिट्स थे जिसकी वजह से जो है लोगों में चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।